और चलिए अब वक्त हो चला है आपको मिलवाने का अपने खास मेहमान से। इनकी हाल ही में हुई है शादी से फीमेल फैंस के दिल टूटे हैं और ये कोई और नहीं, हरियाणा की जान यानी कि रणदीप हुड्डा हैं। रणदीप हुड्डा से हमारी सहयोगी पूजा यादव ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। और हमारे साथ में आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं। हाल ही में शादी हुई है और वो शादी की तस्वीरें भी सबने खूब देखी और फिर उनकी अभी नई जो फिल्म आई उसके बाद तो वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए क्योंकि वो किरदार उन्होंने खुद अपने अपने अंदर में आत्मसात किया। तो चलिए रणदीप हुड्डा से आपको वाकिफ कराते हैं। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आजकल आपके किस्से बहुत सुनने को मिल रहे हैं। पहले तो वो आपकी शादी की तस्वीरों ने लोगों के दिल में आपके लिए इतनी और जगह बढ़ा दी। पहले ये बताइए कि वो शादी ब्याह वाले हो गए हैं आप, घर परिवार वाले, सब सही चल रहा है? अरे कहाँ सही चल रहा है, फुर्सत ही नहीं मिल रही है। मैं तो हनीमून पे भी नहीं जा पाया हूँ, अपनी बीवी को कहीं लेके भी नहीं जा पाया हूँ। तो अभी जैसे ही मेरे ये इंटरव्यूज वगैरह खत्म होंगे, मैं एक ब्रेक पे जाने वाला हूँ उनको लेके। और शी इज नॉट बीन कंप्लेनिंग। तो उसने उनको मैंने शादी से पहले बोल दिया था कि मेरी पहली शादी मेरे काम से हो चुकी है। तो शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग उस मामले में। पर अभी समय आ गया है कि इससे ज्यादा अगर मैं डिले करूंगा तो घर पे लड़ाई हो सकती है। तो मैं उनको जल्दी से जल्दी ही घुमाने फिराने लेके जाने वाला हूँ। और ये ऐसे समय पे शादी हुई जब मणिपुर में भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी और मैं इतना वेट लॉस कर चुका था और मैंने अपने बाल वाल शेव कर दिए थे। तो मैं बोला यार थोड़ा बाल वापस आने दो, थोड़ा वेट वापस आने दो, ये फोटोज पूरी पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगी, तो शायद ऐसा ना दिखे तो बेटर है। तो फिर हमने ये शादी की और मेरा ये मानना है कि शादी हमेशा लड़की के घर पे ही जाके की जाती है। तो मेरा ये बनता था, मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी बीवी को, उसकी फैमिली को और उसके कल्चर को पूरी इज्जत दूं। तो वहां जाके जैसा उन्होंने बोला, जैसा रीति रिवाज उनका था, वैसे हमने शादी की। और बहुत ही खूबसूरत कल्चर है उनका, बहुत ही सभ्य लोग हैं, बहुत आजकल तो ही। डबल डबल कल्चर वाली शादी है। तो आपने एक मणिपुर के कल्चर से शादी की है, फिर अब जाटों वाली भी शादी होगी कि नहीं? ऐसी कोई प्लानिंग है? क्योंकि ये तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कॉमन है। नहीं, रिसेप्शन मैंने की थी, तो हमारी शादी मणिपुर में हुई, रिसेप्शन मेरी बम्बई में हुई और एक फैमिली के लिए दिल्ली में हुई, जहाँ पे मेरी पूरी जाट फैमिली आई। और फिर हम 2 दिन के ब्रेक के लिए गए थे कोल्लम, अपना केरला। तो मैं उसको बोल रहा था यार, ये हमने तो सावरकर जी वाला पूरा अखंड भारत का भ्रमण कर लिया अपनी शादी के उसमें। तो वी आर लिविंग व्हाट वी सेड वी आर। तो अभी उन्हें कैसी लगी आपकी ये फिल्म, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, जिसके लिए आपने इतनी शिद्दत से मेहनत की, वो आपकी पत्नी को कैसी लगी? उनको बहुत अच्छी लगी। वो एक्चुअली में काफी शोज देख के आती हैं छुप छुप के बीच में। मैं भी गया हूँ 1-2 बारी। और जो फिल्म के आखिर में जो तालियां पड़ती हैं, जो कि मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में कभी देखा नहीं और ना ही किसी फिल्म के बारे में ऐसे सुना है। जैसे एक थिएटर परफॉर्मेंस के बाद तालियां पड़ती हैं, वैसे इस फिल्म के आखिर में तालियां पड़ती हैं। और लोगों ने मुझे एक कलाकार के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे पहले भी देखा था, पर ये मेरी पहली फिल्म थी एज ए फिल्म मेकर। और मैंने इसमें काफी उल्टी सीधी चीजें, मतलब टेक्निक्स मैंने यूज की हैं। जैसे फोर्थ वॉल ब्रेक करना, एडिट पैटर्न जो यूजली ऐसे बायोपिक्स में होता नहीं है। म्यूजिक भी मैंने फ्रांस में कराया था। तो मुझे ये लग रहा था कि ये मेरी विजन मैंने बना तो दी, पर ये लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। कल भी हमारी कलेक्शन, जो हमारी फर्स्ट फ्राइडे को कलेक्शन थी, उसके लगभग उतनी ही थी। तो अब ये पिक्चर लोगों ने अपने अपने जहन में उतार ली है और इसका वर्ड ऑफ माउथ से ही ये चल रही है। आईपीएल के बावजूद इस पिक्चर को, जैसे ही इसका ट्रेलर आया, इसका लोगों ने फैक्ट चेक करके इसको प्रोपेगेंडा मूवी बनाना शुरू कर दिया। फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई, थर्सडे को ये फ्लॉप डिक्लेयर कर दी गई। फिर इसके अगेंस्ट एक पूरी पर कैंपेन मैं एक चली। चीज़ जानना चाह रही हूँ आपसे, जिस मूवी का आप जिक्र कर रहे हैं, वीर सावरकर, जिसके बारे में आप इतने एक्सप्लेन करके बता भी रहे हैं चीज़ें, आपके लिए मूवी लोगों को अवेयर करने वाली थी या फिर जैसा आपने जिक्र किया ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इनको जवाब देने का एक तरीका था? देखिए, मैं इस पिक्चर से एज एन एक्टर जुड़ा था और जब मैंने पढ़ाई की सावरकर जी के बारे में, मैंने पढ़ा, तो मुझे खुद भी शर्मिंदगी हुई कि एक ऐसे इंसान, और पूरी सिर्फ यही नहीं, पूरी हमारी जो सशस्त्र क्रांति थी
उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। हमें तो बिना ढाल, बिना ये आजादी मिल गई है, ऐसा कैसे? तो मैंने उस वक्त जो उनके साथ अन्याय हुआ था, उस अन्याय से गुस्सा होके मैंने ये पिक्चर बनाई थी। और ये पिक्चर मैंने उनका जो असली उनका व्यक्तित्व था, उनकी सोच थी, और किन परिस्थितियों में उनकी सोच बदलते बदलते जो आज उनकी सोच, जो कि हमारे देश में सबसे बड़ी सोच है हिंदुत्व की, वो कैसे बनी। तो मेरा मतलब, मेरा इसको किसी को जवाब देना नहीं था, पर मेरा ये था कि मैं इसको बिना व्हाइट वॉश किए, जो फैक्ट्स हमसे छुपाए गए हैं उनको मैं सामने लाके लोगों के सामने रखूं, और मतलब फिर आप वो ये कह डिसाइड रहे हैं करें। कि आमतौर पर जो फिल्म्स होती हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पस से होती हैं, ये एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं बल्कि आप एक सच लोगों के सामने लाना चाहते थे, जो प्रयास आपने किया। जी, एंड पर इसमें एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट है, लोग पिक्चर में हंसते भी हैं, तालियां भी बजाते हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को मैं बांध के रखा हूं, पर एज परसेप्शनली ये वो नाच गाने वाली और इस तरह के लव अफेयर्स और आदि ड्रेसेस वेसेस वाली पिक्चर नहीं थी। पर फिर भी मैंने इसको इनकी सच्चाई से बताने की कोशिश की, और ये भी बताया कि वो उनकी कोई भी चीज, जो भी उनकी खामियां लोग निकालते हैं, मैंने किसी को नहीं छुपाया, मैंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इनफैक्ट पिक्चर में मैं उनको वीर कहता ही नहीं हूँ। मेरा मतलब ये था कि मेरा मकसद ये था कि आप ये पिक्चर देखें और आप खुद जाके डिसाइड करें कि वो वीर थे क्या नहीं। और इस मकसद में मैं बहुत सफल हो गया हूँ। लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, बच्चे इनकी किताबें उठा रहे हैं, और एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत शुरू हो गई है कि भाई सच्चाई क्या थी। तो मेरा किसी भी जी। कला का सबसे बड़ा मकसद होता है लोगों के अंदर प्रश्न उठाना और लोगों के अंदर जिज्ञासा उठाना, और ये दोनों मैं अपनी पिक्चर से कर चुका हूं। और ये पिक्चर धीरे धीरे अपने मुकाम पे पहुंच गई है। हम ब्रेक इवन हो चुके हैं, हम अभी प्रॉफिट में आ गए हैं, और ये लोग जो इसकी माउथ पब्लिसिटी लोग कर रहे हैं, उसका अभी वो उन्हें, अभी ये पिक्चर उनके हाथ में है, मेरे हाथ से ये निकल चुकी। लेकिन फिर भी जब भी आप कोई फिल्म में काम करते हैं या फिल्म बनाते हैं या उसके डायरेक्शन में होते हैं, तो अपेक्षा होती है, क्योंकि आजकल तो ये 100 वाला जो क्लब है, इसमें हर कोई जाना चाहता है 100 सीआर वाले में। तो आपको कहीं नहीं लगा कि जो अपेक्षा की थी उस अपेक्षा में कहीं पीछे रह गए? देखिए, हर एक पिक्चर की सक्सेस उसके बजट पे डिपेंड करती है। अगर आप 250 करोड़ की बजट की पिक्चर बनाओगे और उसमें 100 करोड़ कमाएगी, तो वो 100 करोड़ में क्लब में आने का कोई मतलब नहीं है। हमने जितने में पिक्चर बनाई थी, ये उससे ज्यादा कमा चुकी है, और हमारे लिए ये पिक्चर सक्सेसफुल है। अब ये पिक्चर कितनी और आगे जाती है, क्योंकि अभी भी शोज चल रहे हैं, अभी भी जी। हमारे 1000 से ज्यादा स्क्रीन पे शोज चल रहे हैं, और ये पिक्चर चली जा रही है। कितनी पिक्चरें बीच में आ गई, पर हमारी ऑक्यूपेंसी उतनी ही रहती है। तो अभी ये और कमाएगी, और ये फिर ओटीटी पे आएगी, और फिर और लोगों तक पहुंचेगी। तो ये इसका जो जो ये पिक्चर सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस के वीकेंड के लिए नहीं बनी थी, ये अपने आप में एक टेस्टमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, ना सिर्फ राष्ट्र इंडिया में, पर इंटरनेशनली एक ऑल्टरनेट हमारी जो हिस्ट्री है, जिसके बारे में सबसे छुपाया गया था, वो एक इसकी टेस्टमेंट है, जो कि लोग बहुत आने वाली पीढ़ियों तक देखेंगे। तो जो वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे? उनको मैं यही कहूंगा कि अगर वो इतने माफी वीर थे, तो उनको 27 साल कैप्टिविटी में क्यों रखा, छोड़ क्यों नहीं दिया? एक और मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, अभी तक भी यूथ अपना आइकन मानता है भगत सिंह को। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका आइकन कौन है, भगत सिंह या फिर वीर सावरकर? ये क्यों माना जाता है कि अगर आप भगत सिंह को आइकॉन मानते हैं तो किसी और को नहीं मान सकते? मैं तो सावरकर जी को भी आइकॉन मानता हूँ, भगत सिंह जी को भी आइकॉन मानता हूँ, मैं तो गुरु गोविंद सिंह जी को भी आइकॉन मानता हूँ, शिवाजी को भी आइकॉन मानता हूँ, मैं तो गांधी जी को भी आइकॉन मानता हूँ। तो सभी आइकॉन्स अपने उसमें थे, सबका अलग अलग नजरिया था, सब एक दूसरे के टच में थे, सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू थी, जो कि बदलती रहती थी, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते थे। तो ये होना कि अगर आप भगत सिंह जी को आइकॉन मानते हो तो सावरकर जी को नहीं मान सकते, ये एक गलत मानसिकता है। और ये ही प्रोपेगेंडा हमको बताया गया है कि ये हो रहा है। भगत सिंह जी फांसी लटके, पर भगत सिंह फांसी लटकने वाले थे। सावरकर जी को 27 साल की उम्र में 50 साल की उम्र कैद हो गई, 2 उम्र कैद हो गई, जो कि काला पानी में थी। अब 27 साल का व्यक्ति, जो कि खुद एक वकील है, वहां जाके बेल याचिका लिखेगा कि नहीं लिखेगा? यहाँ पे तो हमारे लीडर जो उनको माफी वीर बोलते थे, एक दिन जेल में जाते हैं तो माफी मांगने लग जाते हैं कोर्ट से। तो ये तो बहुत ही उनके साथ जो अन्याय हुआ है, और इसी अन्याय को तोड़ने के लिए भगत सिंह के आइकॉन सावरकर जी थे। आप ये बात हजम कर पाए या ना कर पाए, ये आपके ऊपर है, पर सच्चाई यही है।
भगत सिंह की जेल की डायरी में सावरकर जी की 5-6 कविताएं हैं। भगत सिंह ने सावरकर जी और भंवरलाल धिंगड़ा के बारे में जो उन्होंने लिखा था, लेख लिखे हम्म। थे, जो उनकी सोच थी उनके बारे में, जो भगत सिंह खुद भी एक ऑल यूनिफाइंग हिंदुत्व जो सावरकर जी ने बनाया था उसमें विश्वास रखते थे। तो अभी आपको अगर वो बातें बताई नहीं गई हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं औरों की गलती ठीक कर रहा हूं अपनी पिक्चर के थ्रू। लेकिन जब भी ये हिंदुत्व प्रोपेगेंडा वीर सावरकर की बात आती है और अगर इलेक्शन के पहले ऐसा कुछ होता है तो लोग इसका इलेक्शन से कनेक्शन कर देते हैं। जो लोग इलेक्शन से इसका कनेक्शन देख रहे हैं उनके लिए क्या जवाब है? उनके लिए जवाब ये है कि पहली बात तो मैं ये पिक्चर 15 अगस्त को रिलीज करना चाहता था, इससे इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। स्वतंत्रता दिवस पे स्वातंत्र्य वीर सावरकर की कहानी आए, पर वो हो नहीं पाया, फिर गणतंत्र दिवस पे भी नहीं हो पाया। तो शहीदी दिन से एक दिन का पहले हमने सोचा ये पिक्चर में ये उस समय की पिक्चर है जहां पे आज वाली कांग्रेस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी, आरएसएस भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी। तो बीजेपी और आरएसएस तो मेरी पिक्चर में है ही नहीं। और अगर ये इतनी प्रोपेगेंडा पिक्चर थी तो सबने आके इसको सपोर्ट क्यों नहीं किया, राइट? पर इसको इसको ऑपोजिशन पूरा मिला। तो मेरा मतलब ये है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, पर अगर ये प्रोपेगेंडा पिक्चर थी तो ऐसा क्यों इसके साथ हुआ? जिस किरदार को आपने इतनी शिद्दत से निभाया, उन्हीं की कोई ऐसी खासियत जो आप ताउम्र अपने साथ रखना चाहते हैं? वो उनका राष्ट्रवाद, उनका देश धर्म से ऊपर होता है, उनकी लिखाई। ये इस रोल को करते करते मैं खुद भी लिखने लगा हूं और मैंने काफी लघु कहानियां लिखती हैं। तो एज अ राइटर सबसे बड़ी मेरे ख्याल से उनसे सीख मिली है। और उनका जो अटूट देश प्रेम था वो मेरे लिए भी बहुत प्रेम था। अच्छा, जो लोग भी आजकल राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व, सनातन की बात करते हैं, ऐसा देखा गया कि वो लोग आजकल पॉलिटिक्स में बहुत आ जाते हैं। तो एक्टर के तौर पर तो आपने खूब कामयाबी हासिल की है, बुलंदियों को आप लगातार छू रहे हैं। ऐसा कोई भविष्य में प्लान है कि आप पॉलिटिक्स में आएँ और जो आपने कहा कि कमियां रह गई देखिए, हैं उन राजनीति भी पर आप अपने काम करें? देखिए पॉलिटिक्स भी अपने आप में एक फुल फ्लेजेड करियर है। और उसमें भी आप जैसे पिक्चर बना के लोगों तक पहुंच रहे हो, वो भी एक देश सेवा है और पॉलिटिक्स भी एक देश सेवा है। मेरे अंदर अभी सिनेमा बहुत बचा है तो शायद मैं अभी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। पर अगर देश प्रेम के लिए, देश सेवा के लिए, लोगों के देश को बेटर करने के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बन के अगर मैं योगदान कर पाऊं तो क्यों नहीं। पर आज अभी वो समय नहीं है। अभी मैं अपनी सिनेमा में बहुत व्यस्त हूँ। अच्छा, आप जब शूटिंग कर रहे थे, मैंने एक वो मगरमच्छ वाला किस्सा आपका सुना। ये मगरमच्छ वाला जो किस्सा था, ये क्या था और मतलब किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए जब इस पूरी मूवी को आप शूट कर रहे थे? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अलग किरदार था और आपने हटकर चीज़ों को चुना है। जी, सबसे बड़ी चैलेंज यही था कि मैंने बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लिया था। और वेट लॉस जब होता है तो आदमी बहुत, जब भूखा रहता है तो आदमी इरिटेबल हो जाता है और पेशेंस कम हो जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज मेरी यूनिट के लिए, मेरे कास्ट एंड क्रू के लिए था कि एक हैंगरी डायरेक्टर से कैसे डील किया जाए। और दूसरा, काला पानी में मैंने उनका फ्रेंच एस्केप भी वो किया था और मेरी उसके पहले घुटना टूट गया था। तो मैंने इसके बहुत दिन वाटर ट्रेडमिल पे कोकिलाबेन अस्पताल में डॉक्टर डागा के अंदर इसकी फिजियोथेरेपी की। और क्योंकि वहां पे मुझे भागना था और जिस एरिया में हम शूट कर रहे थे अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहां मगरमच्छ बहुत थे। तो मैंने 4-5 डाइवर्स को नीचे रखा हुआ था ताकि उनको ये बोला गया था कि साहब को स्विमिंग नहीं आती तो उनको थोड़ा हेल्प करना है, पर मुझे स्विमिंग आती थी। तो बाद में वो हंस रहे थे कि आपने खामखा हमको रखा, आपको तो स्विमिंग बहुत अच्छी आती है। मैं कहा नहीं नहीं, तुम मगरमच्छों के लिए थे भाई वहां पे। तो ये भी शूटिंग में बड़े अलग-अलग किस्से होते हैं। जैसे आपने ज़िक्र किया कि जब आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लेते हैं तो आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। अभी आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं या सब ठीक हो गया मूवी की सक्सेस को देखकर? देखिए, बहुत सारी पीड़ा जो मैं मूवी बनाते वक्त मैं जिनसे गुजरा, वो जब हॉल में एंड में पिक्चर की तालियां बजती हैं तो सब उससे धुल जाती है। पर फिजिकली मेरे पूरी रिकवरी नहीं हुई, हालांकि मैंने वेट गेन कर लिया है। पर एक वो जो बॉडी डेफिनेशन, एक जान थी बॉडी में, वो अभी नहीं आई है। जॉइंट्स वॉइंट्स में पेन होता है। अभी भी मैं स्लीपिंग पिल्स और एंटी एंजाइटी पिल्स पे हूँ, जो कि मैं बंद करना चाहता हूँ धीरे धीरे। तो जब मैं अपने ब्रेक पे जाऊंगा अपनी बीवी के साथ तो ये सब चीजें मैं बंद करके अपने आप को रीस्टार्ट करने की कोशिश करूंगा।
और तो जी। डेफिनेटली अगर आप 2-3 महीना अंडर वेट रहे, वो भी 30 किलो से, वो भी आदमी झेल लेता है। हुँ। पर मैं तो 1.5 साल अंडर वेट था और मैं मरते-मरते बचा हूँ कई बारी मेरे हिसाब से। आप ऐसे किरदार क्यों चुनते हैं जिसमें आप बिल्कुल अपनी जी जान लगा देते हैं? मतलब जी तो छोड़िए, जान ऐसी लगाते हैं कि आप खुद को रिस्क पे डाल देते हैं। पहले सरबजीत में भी आपने ऐसे ही किरदार निभाया और इस बार तो आपने बिल्कुल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देखिए, मैं ये किरदार नहीं चुनता हूँ, ये किरदार मुझे चुनते हैं। मुझे भी आराम से जाके काम करना होता है और आपको ये किरदार आता है, आप चलो बोलते हैं अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके कुछ दिन बाद आपको रियलाइज होता है कि अरे इसमें तो ये करना पड़ेगा। हुँ। मेरा मानना है कि आप जैसा जो भी अगर रियल लाइफ किरदार है या फिक्शनल किरदार भी है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो क्या स्टेट में है, क्या उसका लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से आपको दिखना चाहिए। ये हुँ। तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक्टर के लिए। अब ये लोग नहीं करते हैं, उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, सब अपना काम जैसा करना चाहे करो, पर मेरा ये मानना है कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और जहां पे ये लोगों को जब ये मूवी छूती है, जब लोग मुझे कहते हैं कि हमें रणदीप हुड्डा नहीं, वीर सावरकर पर्दे पे दिखे, तो वो अचीव करने के लिए ये सब मेहनत और इतनी शिद्दत लगती है कि लोग पर्दे पे से, आप जिस चीज से गुजर रहे होते हो उस चीज से लोग अफेक्ट होते हैं, हुँ। उसके लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए भी। पर अभी मेरे पेरेंट्स ने दोबारा मुझसे प्रॉमिस ली है कि अगर मैंने दोबारा ऐसा किया तो वो अभी बॉम्बे छोड़ के वापस हरियाणा चले जाएंगे।